हेलो एवरीवन। आज का पहला आर्टिकल पोस एक्ट से रिलेटेड है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। जैसा कि अभी देखने को मिला है कि उड़ीसा में एक स्टूडेंट की डेथ हो गई, तो उड़ीसा गवर्नमेंट रेसेस टू इन्फोर्स पोस, मतलब पोस को इन्फोर्स करने के लिए वहां पर बहुत ज़्यादा रेस देखने को मिली है कि किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। तो हम पोस के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ और उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं पीवाईक्यू के साथ। तो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है? देखो, पहली इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इसको प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमेन एट वर्कप्लेस के नाम से जाना जाता है। क्या? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो इसलिए इसे इनिशियली पोस एक्ट के नाम से कहते हैं। ये 2013 में एक्ट आया था। इसका मेन एम क्या था कि विमेन को वर्किंग कंडीशन को सेफली प्रोवाइड करना, मतलब वर्क का एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए। जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें देखने को यहाँ मिलती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें बताया गया है सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनीशन क्या है। देखो, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी यूपीएससी एमसीक्यूज़ डालता है कि पोस एक्ट 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनीशन नहीं बताई गई, वहीं गलत हो जाएगा। आप पोस एक्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनीशन मिलेगी। जैसे आपको मिलेगा फिज़िकली कॉन्टैक्ट कर देना, ठीक है? और डिमांड करना सेक्स के लिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ पोर्नोग्राफ़ी शो करना इल्लीगली। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। मतलब यहाँ से ये कन्फर्म हो गया कि पोस एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनीशन दी गई है। तीसरा तीसरा इम्पोर्टेंट है, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। देखो क्या है, अगर आपकी मान लीजिए ये एबीसी कंपनी है, ये एबीसी कंपनी और आपके पास 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, आपके पास मान लो 20 एम्प्लॉयी हैं, तो आपको एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना पड़ेगी। ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या करेगी? देखेगी, पहली चीज़ तो ये क्या करेगी, रिसीव करेगी कंप्लेंट को, ठीक है? इसके द्वारा कंप्लेंट को रिसीव किया जाएगा। फिर दूसरी चीज़, कंडक्ट की जाएगी इंक्वायरी, किस तरह से उसमें क्या सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद रिकमेंड किया जाएगा एक्शन, मतलब क्या आपने उसके ऊपर एक्शन लिए और उसके आगे क्या प्रोसेस देखने को मिली। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिला हमें कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी अगर कंपनी में आपकी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, ठीक है? अब आप चौथा पॉइंट देख लीजिए। चौथा, इसमें टाइम टाइम लिमिट एंड रिड्रेसल। टाइम लिमिट एंड रिड्रेसल क्या है कि ये जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी है, ये 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद 60 दिन के अंदर इसमें जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। पांचवा अगर पॉइंट देख लें तो बहुत इजी पॉइंट है इसका। क्या है पांचवा पॉइंट है इसका? अगर आप पांचवा पॉइंट देखेंगे तो एप्लीकेबिलिटी एंड पेनल्टी, मतलब इस केस में किस तरह का फाइन हो सकता है और किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इस केस में क्या है, 50,000 तक का फाइन हो सकता है, ठीक है? और बहुत सारी वायलेंस करने पे तो लाइसेंस भी कैंसल किया जा सकता है। तो ये पोस एक्ट से रिलेटेड कुछ बातें थी। पहली बात मैंने बताई पोस एक्ट की डेफिनिशन, कब ये लॉन्च हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनिशन इसमें दे रखी है। अगर एमसीक्यूज़ में पूछता है, वर्क प्लेस पर सेफ्टी के लिए विमेन के लिए बनाया गया था। आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयी हैं, 10 से कम एम्प्लॉयी हैं तो लोकल डेवलपमेंट कमेटी होती है एक, वो बनाई जाएगी डीसी की अध्यक्षता में, ठीक है? और इसमें किस तरह से संज्ञान लेना है, कैसे रिसीव करना है कंप्लेन को, कंडक्ट करना है इंक्वायरी को और एक्शन को रिकमेंड करना है। तो ये पोस्ट से रिलेटेड फ्रंट पेज का पहला आर्टिकल था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लास्ट में एक एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि वो आपके प्रीलिम्स में अगर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल निमीषा प्रिया के केस के बारे में। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे निमीषा प्रिया के केस में डिसाइड कर सकती है।
आपको मैंने पहले ही बताया था कि यमन के केस में किस तरह से वहाँ पर उन्होंने अपना एक क्लिनिक खोला, वहाँ के लोकल बिज़नेसमैन के साथ। उनके कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उन्होंने लोकल बिज़नेसमैन को सेडेटिव दिए और सेडेटिव देने से क्या हुआ, लोकल बिज़नेसमैन की वहाँ पर डेथ हो गई। उसके बाद इन्हें डेथ पेनल्टी इश्यू की गई, मगर ब्लड ब्लड रिलेटिव्स का एक कॉन्सेप्ट आया, ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट आया, जिसमें क्या हुआ कि आप रिलेटिव को और उनके माँ-बाप को, उनके करीबियों को पैसा देकर छूट सकते हैं, अगर आप कंपनसेशन दे देते हैं उन्हें। तो ये इस्लामिक शरिया का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। नेक्स्ट आर्टिकल, यूएस ने टीआरएफ को एज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में रख दिया है। टीआरएफ क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो लश्कर-ए-तैयबा की एक सेक्ट और विंग्स कहा जाता है। अभी यूएसए ने काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन दिखाते हुए यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की हैं जो इंडिया के फेवर में है। तो ये दूसरा आर्टिकल इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज का क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, जस्टिस खन्ना ने कहा था हाँ, ये केस का इनके यहाँ मामला मिला है। जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ 15 करोड़ के करीब केस मिला था, तो इस केस में इंक्वायरी बिठाई गई। अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रूफ को जजेस ने चैलेंज किया, क्योंकि देखो मानसून सेशन आ रहा है, मानसून सेशन में इनके इम्पीचमेंट से रिलेटेड एक्शन देखने को मिल सकता है। तो हम इम्पीचमेंट का भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, ठीक है? आगे देख लेते हैं, ये एमसीक्यू हम बात को डिस्कस करेंगे, पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिलिकॉन पेरोव्स्काइट पेरोव्स्काइट के बारे में। सिलिकॉन पेरोव्स्काइट टैंडम सोलर सेल। देखो इसमें सीधा-सीधा कॉन्टेक्स्ट ये है, जैसे मान लो हमारे सोलर एनर्जी 100% आ रही है, तो क्या था कि आप अगर एफिशिएंसी देखोगे, पहले के सोलर पैनल की तो वो 15 से 20% थी, मतलब 15 से 20% ही सोलर एनर्जी को वो यूज़ कर पा रहा था। मगर सिलिकॉन पेरोव्स्काइट नाम का एक मटेरियल है, जो सिलिकॉन के साथ पेरोव्स्काइट है, अगर इसको यूज़ करते हैं, तो इसको जो है हम एनहांस कर सकते हैं इसकी एफिशिएंसी 30% तक। मतलब ये इंडिया को लीडिंग रोल दिखाएगा वर्ल्ड में, और देख लोगों को पता चलेगा इंडिया इस फील्ड में कितना वर्क कर रहा है। तो यहीं एक बात बताई गई है कि नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टेइक रिसर्च एंड एजुकेशन ने बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर ये एक मटेरियल लॉन्च किया है, जिससे क्या है इसकी एफिशिएंसी जो है 30% तक बढ़ पाएगी, जबकि नॉर्मल सोलर पैनल की एफिशिएंसी जो थी 15 से 20% थी। टैंडम सोलर सेल की एफिशिएंसी 29.8 देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात क्या बताई गई है, अगर हाई एफिशिएंसी होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सन की एनर्जी को यूज़ कर पाएँगे। यही एग्ज़ाम्पल की फॉर्म में बताया गया है कि इंडिया कैसे रिड्यूस कर सकती है कॉस्ट को, लैंड को सेव कर सकती है और मोर एनर्जी को यूज़ कर सकती है। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई। टैंडम सोलर सेल क्या होता है? देखो सिलिकॉन और पेरोव्स्काइट एक तरह के मटेरियल होते हैं, जो सनलाइट की डिफरेंट स्पेक्ट्रम को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एब्ज़ॉर्ब करने की वजह से सोलर सेल पर वो पड़ते हैं, तो फोटान की यहाँ पर गति देखने को मिलती है। जब फोटान मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यही बात यहाँ बताई गई है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये एआरटीपीवी करके एक स्टार्टअप है, उसने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर ये काम किया। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी और हाईएस्ट एफिशिएंसी कितनी जा सकती है, कॉस्ट और एनर्जी को हम कैसे लोअर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? देखो आत्मनिर्भर भारत के अंदर हमने कहा है कि कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएँगे, ठीक है? और हम देखेंगे कि डिपेंडेंसी कैसे इम्पोर्ट पर रिड्यूस की जा सकती है। नेट ज़ीरो एमिशन का क्या मतलब है कि हम ओवरऑल क्या है, एनवायरनमेंट में ज़ीरो एमिशन देंगे। मतलब अगर नॉन फॉसिल फ्यूल से 50% एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो 50 ही परसेंट एनर्जी फॉसिल फ्यूल से होगी। तो इससे नेट ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आप जो है बैलेंस आउट कर दे रहे हैं, जितना नेगेटिव आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? ये डोमेस्टिक ग्रीनरी को डेवलप करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है, एक ADEETI करके एक स्कीम लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, और इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इस
स्कीम का पूरा नाम है असिस्टेंट इन डिप्लॉयमेंट एनर्जी इफिशिएंसी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड स्टेबलाइजमेंट। मतलब इंडस्ट्री और स्टेबलाइजमेंट जो है, वहां पर ऐसी इफिशिएंसी एनर्जी इफिशिएंसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें हमारे एनर्जी का लॉस कम देखने को मिले और रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो। देखो यहाँ पर क्या इसकी फॉर्म दी है, असिस्टेंट इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी। मतलब इस तरह की मशीनरी यूज की जाएगी, इस तरह के इक्विपमेंट यूज किए जाएंगे जो लो कार्बन एनर्जी को प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा उसमें एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिले। देखो ये फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर सेक्टर को दिखाती है कि हम इस स्कीम्स में के थ्रू बहुत तरक्की करने वाले हैं। इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। इम्प्लीमेंट इसे बी कर रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। टोटल बजट 1000 करोड़ का है 2025 से 28 तक। ये आपको इस स्कीम के बारे में बेसिक डिटेल पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी पता होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का। अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ देख सकते हो, एनर्जी इफिशियंसी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट देना ताकि वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट एमएसएमई खरीद सके। इससे क्या होगा, नेट ज़ीरो और विकसित भारत के गोल को हम अचीव कर सकते हैं। यही बातें यहाँ पर सारी बताई गई हैं कि किस तरह से डिजिटली फैसिलिटेशन किया जाएगा, एक पोर्टल बनाया जाएगा, उस पे ट्रैक किया जाएगा कौन-सी इंडस्ट्री जो है एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी खरीद रही है, हम कितना लोन दे सकते हैं। ये सब यहाँ पर बातें बताई गई हैं। इसमें मेन इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एमएसएमई। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है, मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, कब लॉन्च हुई और कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। देखो अभी रिसेंटली इसको 10 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया गया था अंडर स्किल इंडिया मिशन के। इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई के द्वारा। ये फ्लैगशिप स्कीम थी अपने एरिया की और इसका मेन एम था इंडस्ट्री रिलेवेंट जॉब और एम्प्लॉयमेंटबिलिटी को इम्प्रूव करना। देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मेन एम क्या है? देखो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री है उसमें स्किलफुल वर्कर नहीं मिल पा रहे। मतलब हम जो अपनी कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्किल नहीं दे पा रहे। तो इसको देखते हुए क्या किया था गवर्नमेंट ने, इस स्किल गैप को फिल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम में बहुत सारे सब कंपोनेंट थे। अब जैसे सब कंपोनेंट आप देखोगे तो ये पीरियर लर्निंग को रिकॉग्निशन, जैसे मान लो आपको राजगिरी का काम आ रहा है, वीविंग का काम आ रहा है, क्राफ्टमैन का, तो आपको उस लर्निंग को देखकर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जा रही थी 3-6 महीने की। डिजिटल इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इंक्लूसिविटी पे ध्यान जा रहा है, मतलब विमेन को भी एम्पावरमेंट किया जा रहा। मतलब मेन गैप क्या है कि स्किल को कैसे ही गैप को फिल करना, उस गैप में कोई भी कमी ना देखने को मिल पाए। यही सब बातें यहाँ पर भी बताई गई हैं और बताया गया है कि 10 साल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने किस तरह अचीवमेंट किया कि इतने करोड़ लोगों को हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर ट्रेन किया। 6 करोड़ लोग अब तक 2014 से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने स्किल कर दिए हैं। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो हमने डिस्कस किए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी तरह से हो जाए। देखो पहला पोस्ट एक्ट के बारे में है। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। मतलब अब नाम इसका बदल दिया गया। पहले जब लॉन्च हुआ होगा तो ये ऐसे लॉन्च हुआ होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इसमें से सत्य कौन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी और इसमें एक मेंबर जो होना चाहिए एनजीओ से होना चाहिए या फिर जो विमेन के लिए लड़ती हो, एनजीओ उससे होना चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, मैंने कहा क्या बताया था, 10 से ज़्यादा मेंबर होंगे किसी कंपनी में तो वहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी। और ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या करेगी कि इंक्वायरी करेगी, रिड्रेस करेगी, रिसीव करेगी, ये सब चीज़ें। और इसमें क्या बताया गया, एनजीओ का एक मेंबर होना चाहिए जो विमेन के काउज़ के लिए लड़ता हो और जो विमेन को एम्पावरमेंट के लिए प्रमोट करता हो। दूसरा ऑप्शन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी मस्ट बी सीनियर लेवल ऑफ विमेन एम्प्लॉयी इन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। जो
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, उसमें जो प्रिसाइड करेगा उसकी मीटिंग को, वो उसमें सीनियर वुमेन ऑफिसर होगी, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन लेस देन, जिसमें 10 मेंबर होंगे जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, जिसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर देखेगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में। बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी और ये डिस्ट्रिक्ट डीएम के अंदर देखी जाएगी, ये भी सही है। द एक्ट मैंडेट दैट एम्प्लॉयर मस्ट ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम एंड एम्प्लॉय सेंसिटाइज सेक्सुअल हरासमेंट, मतलब एम्प्लॉयर का क्या होता है? देखो, एम्प्लॉयर क्या होता है? जो मेन लोगों को जॉब देता है। एम्प्लॉयर हो गया, मान लो किसी कंपनी का सीईओ। अब सीईओ डिसाइड करता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन-कौन होगा। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयी को, जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा कि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगेगा। तो ये चारों ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर सही हैं। ये आपको बताया गया है किस तरह से एनजीओ का मेंबर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, लेस देन 10 मेंबर होंगे तो क्या होगा, और हर सेक्सुअल हरासमेंट से अवेयरनेस के लिए क्या किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से। देखो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में बहुत वर्क करता है। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्टेबलाइज़ किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं। इट रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटिंग परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम टू एनहांस एनी एफिशिएंसी इन द लार्ज स्केल। बिल्कुल सही है। अब क्या है, देखो ये जो पैट स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी, परफॉर्म्स अचीव ट्रेड, मतलब मान लो क्या है, एक एक फैक्ट्री ए है। अब इस ए फैक्ट्री ने बहुत कम कार्बन इमिशन किया है, तो इसको एक सर्टिफिकेट मिला है कि भाई आप ये सर्टिफिकेट दूसरी कंपनी को बेच सकते हो जो आपने कम कार्बन इमिशन किया। अब बी कंपनी है, इसने बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन किया, तो ये सर्टिफ़िकेट ये इसे बेच सकता है, ताकि जो इनने एक्स्ट्रा कार्बन इमिशन किया है, तो इसका बेनिफिट इसे मिल पाए। भाई, मैंने ये रियल लाइफ़ में आज तक एग्ज़ाम्पल नहीं देखा, ये ऐसा होता भी है रियल लाइफ़ में या नहीं होता। मैंने ना सुना ना पढ़ा, मगर ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये आपको क्वेश्चन्स में ही देखने को मिलती हैं। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, बिल्कुल गलत। ऐसा कहीं भी नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है, ठीक है? तो ये तीसरा तो गलत ही हो गया, तो बी कट गया यहाँ से, डी कट गया। चौथा देख लो, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग प्रोग्राम बी इज मैंडेटरी फॉर ऑल अप्लायंसेस सोल्ड, बिल्कुल गलत। ऑल अप्लायंसेस कैसे हो सकता है? तो ये इसमें, तो ये तो वैसे ही ऑल वर्ड आ गया, तो इसको एक्सेप्शनली देख लेते हैं। देखो, पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है। तो हमने ये क्वेश्चन देखे और आपको आज आर्टिकल डिस्कस किए। कोई भी कमी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर हमारे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।